हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम अभी पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को साथ में स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है। ज्योग्राफी में आपकी सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को कवर करवा रहे हैं। जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। और आपका साइंस में क्या हम करवा रहे हैं, साइंस में हम सबसे पहले बायो से लेके स्टार्ट किया है। उसके बाद में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज़ कंप्लीट करवाएंगे। जिसने नहीं देखा है, पॉलिटी भी इसके साथ में चल रही है। जिसने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं, 20,000 की सीरीज़ वाली। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने 569 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। आज का क्वेश्चन नंबर है 570। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जिसने इसके पहले की सीरीज़ को नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला जो गुप्त शासक था कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। हमने इसके पहले वाली क्लास में क्या देखा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। इन्होंने परम भागवत की भी जो उपाधि धारण की थी, और परम भागवत नाम की इनको उपाधि मिली थी। दूसरा क्या था, इन्हें देवगुप्त या देवश्री या देवराज के नाम से भी जाना जाता था। ये हमने देखा था इनके बारे में। तो हम देखेंगे इसके बॉक्स में क्या दिया हुआ है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में शकों को पराजित किया, जिसके उपरांत उसने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा 399 ईस्वी में की थी। प्रभावती गुप्ता की माँ कुबेर नागा थी। प्रभावती जो गुप्ता थी, उनकी माँ कौन थी, कुबेर नागा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाहियान भारत आया था, यह कब आया था। फाहियान भारत आया था 399 AD। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का क्या नाम था। श्रेणी संगठन का नाम था तंतुगाय। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्ट ने की थी। मंदसौर पश्चिमी मालवा में शिवना नदी के किनारे स्थित है। इसी स्थान को आज दसोर भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम दशपुर था। यह स्थान पहले सिंधिया रियासत में पड़ता था। इस प्रशस्ति के प्रथम 3 श्लोकों में सूर्य की स्तुति की गई थी तथा उसके बाद केंद्रीय गुजरात के रमणीय वर्णन से यह प्रारंभ होता है। इसमें तंतुवाय श्रेणी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ये लोग अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त विविध कलाओं में प्रवीण थे। इन दस्तकारों ने अपने शिल्प में अर्जित धन समूह से विलक्षण भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। कौन सा गुप्त शासक था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। उसके शासन में बागडोर संभालते ही हूणों पर आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त पराजित करने में असफल रहा। पर स्कंदगुप्त की इस सफलता का जिसे स्कंदगुप्त पराजित करने में सफल रहा। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख व भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। हूणों पर विजय का जो स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों पर विजय का जो वर्णन मिलता है, वह कहाँ मिलता है, वह जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है। किसके सोने के सिक्के हैं, स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्णदत्त किसके सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया गया था। पर्ण जो दत्त था को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। पर्ण दत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था, किसने, स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। उसके शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था। वह स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। उसकी नियुक्ति स्कंदगुप्त ने की थी। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार नगर का नगरपति था। उसने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध का पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। 5 लक्षण में कौन है? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और क्या है? वंशानुचरित। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, वंशानुचरित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? तो यह क्या है? फोक्योकी जो है फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है। फाहियान चीन के शेंसी प्रांत की राजधानी चौंगगान का रहने वाला था। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययनार्थ एवं बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत की यात्रा की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे जो है हम देवश्री अथवा देवराज देवश्री और परम भागवत के नाम से जानते हैं। तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में भारत आया। हालांकि आपसे पूछा जाता है कि इनके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हालांकि उसने गुप्त राजाओं से संबंधित कोई विवरण नहीं किया है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण किया है। फाहियान की यात्रा का वृत्तांत फोक्योकी है। सियूकी किसका है? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ह्वेनसांग के एक सहयोगी भीली ने ह्वेनसांग की जीवनी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो कौन है? भास्कराचार्य बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनकी प्रमुख कृति है आर्यभट्टियम है। उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त 528 ईस्वी में भीनमाल में जन्मे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिषी, जिसने प्रसिद्ध ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी में जन्मे महान गणितज्ञ, बीज गणित के ज्ञाता, जिन्होंने 1150 में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। उनकी अन्य रचना लीलावती है। आपसे पूछा जाता है कि सिद्धांत शिरोमणि या लीलावती किसकी रचना है? तो ये रचना है भास्कराचार्य की। ये क्या थे? ये एक महान गणितज्ञ और बीजगणित के ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्या है? कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। कौन था? अग्निमित्र। कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है ये। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। इसके अलावा भारत के शेक्सपियर कालिदास की 6 और महान रचनाएं निम्नवत हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। इनकी और 6 रचनाएं कौन सी हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? कौन सा भाग? कश्मीर जो है समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लक्ष्मी की राजकुमारी थी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हमने इसके पहले भी क्लास में देखा था। इसका एक नाम चंद्रप्रकाश भी था, जिसका उल्लेख वामन के काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का जो अन्य नाम है वो क्या मिलता है? चंद्रप्रकाश नाम मिलता है। समुद्रगुप्त को खुश्क होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसे खुश होने पर कुबेर तथा उसे रुष्ट होने पर यमराज का रूप दिया गया है? कौन था? समुद्रगुप्त। इसने लगभग भारत के सभी शासकों को हराया था। प्रयाग प्रशस्त साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम,
दक्षिण भारत के राज्य सम्मिलित थे, जबकि कश्मीर समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। गुप्त काल में प्रांत को अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में प्रांत को क्या कहते किस नाम से जाना जाता था, अवनी अथवा जो है भुक्ति। यह आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में गुप्त काल में अवनी अथवा भुक्ति का संबंध है किससे है, प्रांत से है। जबकि प्रांतपति को उपरी महाराज कहते थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो उपरी किसे कहा जाता था, तो ये कहते थे प्रांतपति को उपरी अथवा महाराज कहते थे। नेक्स्ट क्या है, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम, भी देखिए हमने इसमें देखा है बॉक्स में, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे, उपरी या महाराज। इसीलिए कह रहे हैं कि बॉक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था, क्या था, ध्रुवाधिकरण। गुप्त काल में जो भूमि कर को जो है कलेक्ट करना, मतलब भूमि कर को जो है संग्रहित करने वाले जो अधिकारी थे, संबंधित जो अधिकारी थे, उससे हम कहते थे ध्रुवाधिकरण। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। राजा भूमि से उत्पन्न उत्पादक भूमि से राजा जो है क्या करता था, भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 हिस्सा, ये किसके अनुसार बताया गया है, कात्यायन के अनुसार बताया गया है, भूमिकर के रूप में प्राप्त करता था। न्यायाधिकरण कौन होता था, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे। और अ, महा 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 महाचपटलिक क्या थे, ये जो है लेखा प्रभारी थे। और कर्णिक का संबंध होता था भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षण करने से। गुप्त काल में उद्रंग उपरिकर नामक करों का उल्लेख मिलता है जो किसान चुकाते थे। गुप्त काल में भाग और बलि राजस्व के, आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो है भाग और बलि का संबंध किससे है, ये एक राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में संबंधित हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम पहले बता रहे हैं कि जो है बॉक्स से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। भाग और बलि थे, भाग और बलि किससे संबंधित थे, राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे, कौन चुकाते थे, किसान। किसान जो है कौन सा कर चुकाते थे, उद्रंग कर चुकाते थे। अभी हमने देखा था ध्रुवाधिकरणी का अभिप्राय है, क्या है, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। अभी हमने इसके पहले जो है देखा था कि ध्रुवाधिकरणी क्या होते थे, ये धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी होते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, उत्तरी बंगाल में। पुड्रवर्धन जो भुक्ति है स्थित है उत्तरी बंगाल में। पुड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्र देश के अंतर्गत आती थी। इस ताम्रपत्र लेखों से यह ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड देश की पुड्रवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यह 443 ईस्वी और से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे। यहाँ के जो शासक थे किसकी उपाधि धारण करते थे, पुड्रवर्धन भुक्ति की उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे। इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, इसे जो है दिनार के रूप में जाना जाता था। गुप्तों की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे किस रूप में जानते थे, दिनार के रूप में जानते थे। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी जो है बीईओ के एग्जाम में पूछा गया है और आरओ मेंस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ है। इसके साथ ही इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते थे। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार, सोने की जो मुद्रा होती थी उसको दिनार कहते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, रूपक कहते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सोने की मुद्रा जो है क्या दिनार कहलाती थी, और जो चांदी के जो सिक्के थे उनको हम किस रूप में जानते थे, गुप्त काल में चांदी के सिक्के किस रूप में जाने जाते थे, तो उन्हें हम रूपक के रूप में जानते थे। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द लैटिन से निकला है। और गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि बयाना से प्राप्त निधि है। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने जो बयाना पर हमने पढ़ा था कि गुप्त से जो सबसे बड़ा जो मतलब 16 जो है 16 ढेर यहाँ पे मिले हैं। ये हमने क्या देखा था, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था। बयाना जो है कहाँ का है, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। सोने के सिक्के दिनार, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। सबसे ज़्यादा जो ढेर यहाँ इसका मिला है तो कहाँ पे मिला है, ये मिला है बयाना राजस्थान के।
नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। कौन सी थी? अभी हमने देखा बयाना निधि थी। नेक्स्ट क्या है? गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है। नल शब्द का आशय क्या है? भूमि की माप से संबंधित है। नल का संबंध है भूमि की माप से। गुप्त काल में भूप से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। नल मतलब नाड, कुल्या, वाप, द्रोण और पाटक गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भूमि की इकाई थी। क्या थी? नल, कुल्या, वाप, द्रोण, पाटक गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की इकाई थी। नल भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु की छड़ थी। उसी लंबाई की रस्सी को कहा जाता था। नल की लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती थी। गुप्त अभिलेखों में भूमि को उद्रंग, अभी हमने देखा था कि गुप्त अभिलेखों में भूमि को क्या कहा गया? उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया है। स्मृति स्मृति ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? राजा की वृत्ति कहा गया है। नारद के अनुसार राजा प्रजा रक्षक के बदले में उपज का षष्ठांग उपज का पष्ठांश राजस्व के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता था। गुप्त काल में राजस्व का छठा भाग ही लिया जाता था। भूमि, नगद और अन्य दोनों में दिया जा सकता था। भूमि जो है, भूमि का जो था वो नगद में और अन्य मतलब अनाज में, दोनों में ही दिया जा सकता था। राजस्व का जो प्रमुख स्रोत थी वह जो है क्या थी? चुंगी थी, जो नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो किससे? ताम्रलिप्त से। गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वह किससे संचालित होता था? ताम्रलिप्त गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्त आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते हैं। यहाँ से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार की किसने उदार व्याख्या की है? किसने? याज्ञवल्क्य ने। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में निरूपित मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पत्नी को पति की संपत्ति के का अधिकारी बताया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होगा, उसके बाद उसकी कन्याओं का। यह मंतव्य मनु, आपस्तंभ आदि के विधानों में के सर्वदा प्रतिकूल है। बृहस्पति और नारद ने भी कहा है कि कन्या भी पुत्र के समान संतान होती है, अतः पुत्र के अभाव में उसका संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कायस्थों का सबसे पहली बार जो उल्लेख जो है किसने किया है? याज्ञवल्क्य ने किया है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओशनम जो है स्मृति में कौन सी जो जाति का वर्णन किया गया है? तो कायस्थ जाति का। यह कायस्थ जाति का वर्णन कौन सी स्मृति में मिलता है? तो यह ओशनम स्मृति में मिलता है। और हमने दूसरा क्वेश्चन क्या देखा कि किसके द्वारा सबसे पहला जो है उल्लेख किया गया है? याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है, राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। किसने? याज्ञवल्क्य ने कहा है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया है? नारद ने। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हुए उनसे मुक्ति का भी उपाय बताया है। स्मृतिकारों में सर्वप्रथम नारद ने ही उल्लेख किया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ किसमें मिलता है? एरन अभिलेख में। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण मिलता है वह गुप्त काल के एरन स्तंभ में प्राप्त होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कलिंघम ने की थी। अब आपसे जो पूछा जा सकता है कि एरन अभिलेख की जो है खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है की थी अलेक्जेंडर कलिंघम ने की थी। इसमें सती प्रथा का जो है वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेनापति की पत्नी के स्त्री के जो सती होने का उल्लेख मिलता है? तो गोपराज नामक सेनापति के सती होने का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपका एरन अभिलेख में, जिसकी जो है खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कलिंघम ने की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे शक एवं गुप्त संवत के बीच लगभग कितना अंतर है? 241 वर्ष का। शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर क्या है 597, इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? कौन सी उपाधि? परम महेश्वर। परम महेश्वर ने की जो उपाधि किसने ग्रहण की थी? हर्ष ने ग्रहण की थी परम महेश्वर। परम भागवत की किसने ग्रहण की थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। आप ऐसे ही दूसरे से जो है कनेक्ट करते हुए सारे जो है फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कन्नौज जो राजधानी किसने बनाया था? हर्ष ने बनाया था। जहाँ से उसने अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व फैलाया। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो वह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हर्ष ने परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण की है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक नाटकों की रचना की है। अब आपसे यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है कि हर्षवर्धन जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे जो है ये जो चार्ट है इससे दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन इससे जो बन सकता है कि हर्ष की जो है राजधानी क्या थी? हर्ष ने अपनी राजधानी जो है किसको बनाया? कन्नौज को। तीसरा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है कि जो बाणभट्ट था वो किसका दरबारी कवि था? तो वो हर्ष का जो है दरबारी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि जिसने जो है जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी, तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष ने परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। परम महेश्वर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? हर्षवर्धन ने। इनके द्वारा जो रचित जो रचना है, जो नाटक है वो क्या है? प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि नर्मदा नदी के जो है समीप में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था, हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था। इसके पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था। जो हमारे रेगुलर जो है व्यूवर्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने जो है पहले कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? कौन सा है? बांसखेड़ा लेख। बांसखेड़ा जो लेख है वो उसके स्वयं के हर्षवर्धन का जो है अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है। सम्राट हर्षवर्धन के बांसखेड़ा व मधुवन अभिलेख में परम सौगात कहा गया है। मतलब हर्षवर्धन के बांसखेड़ा मधुवन अभिलेख में उसे क्या कहा जा गया है? उसे परम सौगात कहा गया है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? इन्हें परम महेश्वर और परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। बांसखेड़ा में जो इनको कहा गया है परम सौगात। परमखेड़ा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त था। और हमने क्या देखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते थे? परम भागवत के नाम से जानते थे। और उनका क्या नाम था? अन्य नाम देवश्री, देवराज, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम थे। हर्षवर्धन के बारे में हमने क्या देखा? इन्हें परम महेश्वर और परम सौगात के नाम से जाना जाता है। बांसखेड़ा और मधुवन अभिलेख में इन्हें परम सौगात कहा गया है। बांसखेड़ा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त था। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हुएनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया है। इन्होंने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। सम्राट हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे? कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज इनकी राजधानी थी और कहाँ पे? प्रयागराज में इन्होंने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसको हम देखेंगे। हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में बाणभट्ट कृत हर्षचरित तथा हुएनसांग के भ्रमण वृत्तांत से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य भक्त थे। वह खुद शिव का भक्त था। उसने विंध्यावन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया, जिसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की फाहियान शाखा में राजाश्रय दिया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कन्नौज में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई गई। इसमें बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण निर्ग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल हुए। हर्ष के समय में प्रयाग में
प्रति 5 वर्ष में एक समारोह किया जाता था। छठे समारोह में ह्वेनसांग सम्मिलित हुए, जिसमें जिसमें 18 देशों के राजा, अनेक ब्राह्मण, साधु, भिक्षु सम्मिलित हुए। यह 75 दिन तक चलता रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। तो यह जो है बाणभट्ट, मतलब जो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित जो हर्षचरित है वह ह्वेनसांग के मतलब तो हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं वह बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, वह ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से प्राप्त होती है। किससे? हर्षचरित, बाणभट्ट की जो है पुस्तक हर्षचरित्र अथवा ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? किसने? अभी हमने देखा था कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। और क्या देखा था कि कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। ये आपका जो है दिया हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 609 ईस्वी से लेकर 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख में। हर्ष ने परम भट्टारक, परम महेश्वर, परम महाराजाधिराज आदि की उपाधि को धारण किया। हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ पर शिव पार्वती का अंकन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके सोने के सिक्के के जो पृष्ठ जो भाग है उस पर शिव पार्वती के चित्र का अंकन है, मतलब शिव पार्वती का अंकन किया गया है। तो किसके? हर्षवर्धन के। हर्ष के अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पूछा गया है। हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों पर पृष्ठ भाग पर किसका अंकन किया गया है? शिव पार्वती का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? कितने विद्यार्थी? 10,000 विद्यार्थी। किसके अनुसार बताया गया है? ये ह्वेनसांग के अनुसार बताया गया है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह शिक्षण केंद्र स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य था। इसके चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग के अनुसार जो इसका जो संस्थापक था कौन था? शक्रादित्य था। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है। शक्रागुप्त जो इनकी उपाधि है कुमार गुप्त प्रथम के रूप में जो है जाने जाते हैं। जिनकी प्रसिद्ध जो उपाधि है वो क्या है? महेंद्रादित्य थी। वस्तुतः एक शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी में से बढ़ी तथा 6ठी शताब्दी तक आते आते शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहाँ चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने सी यू की नाम से अपनी यात्रा का वर्णन किया। अब आपसे पूछा जाता है कि ह्वेनसांग ने किसकी यात्रा के नाम से अपना जो है वर्णन में प्रस्तुत किया है? सीयूकी के नाम से। किसके समय में भारत आया था? यह हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्षवर्धन की राजधानी अभी हमने देखा था क्या थी? कन्नौज थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया। अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज, कहाँ से जो है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज के महोदय नगर भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि महोदय नगर के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? कन्नौज को महोदय नगर के रूप में जानते हैं। यह कन्नौज का एक अन्य नाम है। क्या है? महोदय नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? परम सौगत जो किसकी उपाधि थी? राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत 605 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अपने बहनोई गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वह शत्रुओं की ओर बढ़ा, किंतु गौड़ शासक शशांक ने कुटिल ढंग से उनकी हत्या कर दी। बांसखेड़ा ताम्रलेख राज्यवर्धन को परम सौगात सुगत इव परहितैकतः परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री राज्यवर्धन कहा जाता है। बहुत सारी जो है उपाधियाँ लिए बैठे हुए हैं, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। अतः राज्यवर्धन स्वभाव से सरल और बौद्ध धर्मानुयायी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलायान का उल्लेख मिलता है। मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में जलायान का उल्लेख मिलता है। कौन सा? असीरगढ़ मुद्रा लेख। कन्नौज के मौखरी शासकों में 6ठी सदी के आसपास में सरवर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। हड़हा अभिलेख में मौखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है, जबकि भिटौरा अयोध्या अहिछत्र में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की है। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। किसने जो है कौन सी उपाधि धारण की है? प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की है। धर्म महाराज की उपाधि वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने धारण की है। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का अकेला ऐसा राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रवरसेन जो प्रथम था उसने कितने जो है अश्वमेध यज्ञ और कितने वाजपेयी यज्ञ किया। तो उसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया। कितना? 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। यशोधर्मन। निम्नलिखित शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। यशोधर्मन। मिहिर कुल तोरमाड़ के बाद प्रसिद्ध गूढ़ शासक हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह परास्त किया। मंदसौर से प्राप्त उसके अभिलेख में अति काव्यात्मक ढंग से इस पराजय का विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है, जिसने भगवान शिव के सिवाय अन्य किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया था, जिसकी भुजाओं में आलिंगित होने के कारण हिमालय व्यर्थ ही दुर्गम होने का अभिमान करता था। ऐसे मिहिर कुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोवर्मन ने नीचे झुकाकर उसे पीड़ित कर दिया। उसके बालों के जूट में लगे पुष्पों द्वारा अपने पैरों की पूजा कराई। मंदसौर लेख में मिहिर कुल को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय यशोवर्मन को दिया जाता है, जो कोरी अतिरंजना प्रतीत होती है। इससे पूर्व ही बालादित्य ने उसे पराजित कर दिया था। स्वयं मंदसौर अभिलेख के अंत साक्ष्य से इस बात की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट क्या है, वल्लभ विश्वविद्यालय स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। वल्लभ विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसकी जो प्रसिद्धि थी वह चरम पर थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं सदी में गुणमती स्थिरमती नामक विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। नेक्स्ट क्या है, सुनेत से किसके सिक्कों के साँचे मिले हैं? किसके सिक्कों के? यौधेय के। सुनेत से यौधेय वंशी शासकों के सिक्के मिले हैं। यौधेय का राज्य बहुधान्यक के नाम से प्रसिद्ध था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यौधेय का राज्य जो है किसके नाम से प्रसिद्ध था? बहुधान्य के नाम से प्रसिद्ध था। हरियाणा में यह वर्तमान रोहतक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? किसने? दंतदुर्ग ने। दंतदुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने तुला पुरुष दान संपन्न किया। दंतदुर्ग 735 ईस्वी से 755 ईस्वी तक शासन किया था। पहले वह चालुक्यों का सामंत था। 753 ईस्वी में उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की हैं। कौन सी? दंतदुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की है? राष्ट्रकूट की राजधानी दंतदुर्ग ने जो है मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया है और इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या था? निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो किसने किया था? तुला पुरुष दान से संबंधित है दंतदुर्ग। नेक्स्ट क्या है, 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? कहाँ पे कर रहा था? यह लाट में। मौर्यों की एक शाखा 6वीं से 7वीं शताब्दी में लाट में
शासन कर रही थीं, जिसको सिसोदिया वंश के प्रारंभिक पुरुष गुहिल ने मारकर भगाया और तदंतर गहलोत वंश की स्थापना की। कदंबों की राजधानी बनवासी कहाँ पे स्थित है? धारवाड़ में स्थित है। चतुर्थ शताब्दी में कुंतल प्रदेश में कदंब वंश का उदय हुआ। कदंबों की राजधानी बनवासी वैजयंती थी, जो वर्धा नदी के तट पर कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित थी। कदंबों का सबसे महान शासक कौन था? मयूर शर्मन था। नेक्स्ट हम देखेंगे विक्रमशिला जो बिहार था, उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति पुत्र का जनना अधिकार मानते थे? निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जनना अधिकार मानते थे? विज्ञानेश्वर। कौटुंबिक विधान के संदर्भ में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, जीमूतवाहन की दामाभाग की विचारधाराएं प्रचलित थी, जिनकी गणना वैदांतिक ग्रंथों के उपरांत की जाती है। बंगाल, असम के कुटुम्बदायभाग एवं शेष भारत में मिताक्षरा के नियम प्रचलित थे। मिताक्षरा के विचारानुसार पुत्र और पौत्र के अधिकार गृह स्वामी की मृत्यु के पूर्व कौटुंबिक संपत्ति में हो जाते थे, जो केवल परिवार की ओर से न्यासधारी अथवा प्रबंधक होता था। दायभाग के अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्रों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता था। नेक्स्ट क्या है? गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भूमैदानों की संख्या में वृद्धि, जातियों की संख्या में वृद्धि, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि। तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? कौन है? ये है बाणभट्ट और मेधातिथि। चतुर्थ सदी ईस्वी के जो है लगभग सती प्रथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी और वात्स्यायन, भास, कालिदास तथा शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। 510 में एरन लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र, इसको पहले हमने इस क्वेश्चन को किया है, गोपराज होड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मरी थी, लेकिन महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया, जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है, जिसकी अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। मेधातिथि ने आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। देवभट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है। नेक्स्ट क्या है? सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने जाते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय और पुनर्जन्म से संबंधित है। वंश देवता और ऋषि की सूची। मनवंतर मतलब 14 मनु के काल और वंशानुचरित्र सूर्य चंद्रार्क वंशीय चरित्र से संबंधित हैं। सर्ग में पंचमहाभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य, चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनुपुत्र, देव और सप्तर्षि, इंद्र और भगवान आदि के अवतारों का वर्णन किया गया है। वंशानुचरित्र में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन किया गया है। पुरुषों की कुल संख्या 18 है। इनके रचयिता कौन थे? वेद व्यास माने जाते थे। तो ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो क्वेश्चन जो चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।